28 फरवरी 2026 सुबह के 7:30 बजे थे। तेहरान की सड़कों पर लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, लेकिन आसमान में तेहरान की रडार रेंज से बहुत दूर अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स और इजराइल के F-35 विमान उड़ रहे थे। CIA के हेडक्वार्टर में सांसें थमी हुई थी। क्लाउड AI मॉडल लगातार डेटा फीड कर रहा था। अचानक मोसाद के उस असेट ने एक कोडेड सिग्नल भेजा, द ईगल हैज लैंडेड। इसका मतलब था कि अयातुल्ला अपनी पोती, दामाद और टॉप जनरल्स के साथ उस खास कमरे में पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट के इतिहास में 28 फरवरी 2026 की तारीख को काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो दिन था जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत हुआ। लेकिन इस अंत की शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी। खामेनेई कोई साधारण नेता नहीं थे। वे एक ऐसी सत्ता के प्रतीक थे जिसने दशकों तक अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। उनकी सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वे तेहरान के पास्टर कंपाउंड में रहते थे, जो जमीन के ऊपर जितना भव्य था, जमीन के नीचे उतना ही खतरनाक। वहाँ एक डीप अर्थ बंकर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो परमाणु हमले को भी झेल सकता था। लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ने ठान लिया था कि इस बार शिकार बचकर नहीं निकलना चाहिए। खामेनेई बहुत चालाक थे। उन्होंने 2025 के युद्ध के बाद से ही किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। न मोबाइल, न लैपटॉप, न ही कोई रेडियो सिग्नल। वे सिर्फ कागज पर लिखे संदेशों के जरिए अपने जनरल्स से बात किया करते थे। CIA के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहीं पर क्लाउड जैसे एडवांस AI और बिग डेटा एनालिसिस का काम शुरू हुआ। CIA ने तेहरान के ऊपर अपने स्टेल्थ ड्रोन्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का एक ऐसा घेरा बनाया जो 24 घंटे कंपाउंड की एक एक इंच की तस्वीर ले रहा था। उन्होंने खामेनेई को नहीं, बल्कि उनके आसपास के पैटर्न्स को ट्रैक करना शुरू किया। महीनों तक डेटा माइन किया गया। AI ने पहचान की कि हर शुक्रवार की रात कुछ खास गाड़ियां कंपाउंड में आती हैं और शनिवार की सुबह बिजली की खपत अचानक 40% बढ़ जाती है। इसका मतलब था कि शनिवार सुबह बंकर के एयर कंडीशनिंग और लिफ्ट सिस्टम पूरी क्षमता के साथ काम करते थे। यानी यही वो समय था जब खामेनेई मीटिंग के लिए ऊपर आते थे। सिर्फ सैटेलाइट से काम नहीं चलने वाला था। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए थे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने ईरान की सबसे संभ्रांत सुरक्षा इकाई IRGC के भीतर अपने स्लीपर सेल्स एक्टिव कर दिए थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना एजेंट बनाया जो खामेनेई के मेडिकल स्टाफ का हिस्सा था। खामेनेई की बढ़ती उम्र और गिरती सेहत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। उनके निजी डॉक्टरों को हर हफ्ते उनकी जांच करनी होती थी। मोसाद ने इसी रास्ते से बग प्लांट किए थे। ये बग इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, बल्कि बायोसेंसर्स थे, जो खामेनेई के कमरे की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से यह बता सकते थे कि कमरे में कितने लोग मौजूद हैं। 15 फरवरी तक CIA के पास उस कमरे का पूरा नक्शा था जहां खामेनेई बैठते थे। 25 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, CIA डायरेक्टर और मोसाद के प्रमुख टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनके सामने क्लाउड AI द्वारा जनरेट की गई एक सिमुलेशन चल रही थी। डेटा साफ था। 28 फरवरी की सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच खामेनेई अपनी पोती, दामाद और ईरान के 3 टॉप जनरल के साथ एक ब्रीफिंग में होंगे। ये वो 30 मिनट थे जब वे बंकर से बाहर एक ऐसी इमारत में होंगे जो बंकर बस्टर मिसाइलों के दायरे में थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सनराइज। 28 फरवरी की सुबह तेहरान में धुंध थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था।
लेकिन सीमा पार इराक और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हलचल तेज थी। 2 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स जो रडार की पकड़ में नहीं आते हवा में थे। उनके साथ इजराइल के F-35 विमानों का एक जत्था था। सुबह 7:45 मोसाद के ग्राउंड एजेंट्स ने कंफर्म किया कि खामेनेई का काफिला मुख्य इमारत की ओर बढ़ रहा है। सुबह 7:55 CIA ने जैमिंग शुरू की। पूरे तेहरान का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप नहीं किया गया ताकि शक ना हो, बल्कि सिर्फ उस कंपाउंड के स्पेशल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह 8:05 टारगेट बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन्स ने लेज़र पेस्टिंग शुरू कर दी थी, यानी मिसाइलों के लिए निशाना फिक्स कर दिया गया था। और सुबह 8:10 पर एग्जीक्यूट का आदेश मिला। अचानक तेहरान का आसमान मिसाइलों की रोशनी से भर गया। एक के बाद एक 30 गाइडेड बम उस इमारत पर गिरे। धमाका इतना भीषण था कि 5 किलोमीटर दूर तक की खिड़कियों के कांच टूट गए। लाइव मिंट और MS नाउ की रिपोर्ट बताती हैं कि पहला बम छत को फाड़कर सीधा उस हॉल में गिरा जहां मीटिंग चल रही थी। इसके बाद थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल किया गया था। ये वो बम होते हैं जो ऑक्सीजन सोख लेते हैं और मलबे के नीचे दबे किसी भी इंसान के बचने की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। खामेनेई, जिन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली धार्मिक नेता माना जाता था, उस मलबे के नीचे दफन हो गए। उनके साथ उनका पूरा परिवार और ईरान की सैन्य शक्ति के स्तंभ यानी उनके कई जनरल्स भी खत्म हो गए। धमाके के 10 मिनट बाद, जब धूल भी नहीं बैठी थी, अमेरिका ने माइक्रो ड्रोन्स भेजे। ये ड्रोन मक्खी के बराबर होते हैं। वे मलबे के दरारों से अंदर घुसे। CIA के पास खामेनेई का DNA डेटा पहले से था। मलबे के भीतर मौजूद अवशेषों की स्कैनिंग की गई। सुबह 9 बजे व्हाइट हाउस में संदेश पहुंचा, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, ID कंफर्म्ड। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान का क्रूर तानाशाह मर चुका है, दुनिया अब एक सुरक्षित जगह है। शुरुआत में ईरान ने इस खबर को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धमाका एक गैस पाइपलाइन में हुआ है, लेकिन जब 24 घंटे तक खामेनेई टीवी पर नहीं आए तो हकीकत सामने आ गई। 1 मार्च को ईरान के सरकारी चैनल पर काली पट्टी बांधकर एंकर आए और रोते हुए उन्होंने उनकी शहादत की घोषणा की। पूरे ईरान में कोहराम मच गया। सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन इस भीड़ में सिर्फ गम नहीं था, बल्कि डर भी था। डर इस बात का कि अगर अमेरिका उनके सर्वोच्च नेता को उनके ही घर में घुसकर मार सकता है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरीके से बदलने लगी। कच्चे तेल के दाम एक ही दिन में 40% बढ़ गए। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करार दिया। वहीं अमेरिका ने इसे प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस कहा। अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई को तो मार दिया, लेकिन उन्होंने उस नफरत और कट्टरता को और ज़्यादा हवा दे दी जो अब पूरे मिडिल ईस्ट में भड़क रही है। ईरान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ आंतरिक विद्रोह का डर है और दूसरी तरफ बाहरी युद्ध का खतरा। अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई को मारकर एक बड़ा दांव तो खेला है, लेकिन उन्होंने जिस वैक्यूम को पैदा किया है उसे भरना आसान नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का टॉप लीडर इस तरह से मारा जाता है तो उसके बाद आने वाला दौर अक्सर और भी ज़्यादा हिंसक और अस्थिर होता है। ईरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहाँ की जनता आज़ादी की ओर बढ़ेगी या फिर एक नई और ज़्यादा कट्टर सैन्य तानाशाही के साए में चली जाएगी।
पूरी दुनिया की नज़रें अब तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि वहाँ से उठने वाली चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है।